हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आर्टिकल 88। आज हम करेंगे आर्टिकल 89, 90, 91, 92, जो कि रिलेटेड है हमारे राज्यसभा से, वहाँ के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन से। और आर्टिकल 93, 94, 95, 96 एंड 97 रिलेटेड है लोकसभा के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसका कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से और कोई भी कंपैरिजन आ जाए या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो वो भी आप अच्छे से कवर कर पाए। और हमेशा याद रखने के लिए भी ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्हीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति के बारे में कि कौन फर्स्ट था, कौन महिला फर्स्ट थी और वर्तमान में कौन कौन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं एरिया से आते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इस टॉपिक से। तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो सकते हैं जो पूछे जा रहे थे या पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हम संविधान संशोधन कर लेते हैं, 106वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि पीसीएस में संशोधन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्योंकि ये जो संशोधन है वो एक तो लेटेस्ट है और इसके अतिरिक्त इसके अंदर खास बात ये है कि अभी तक बिल तो पास हो चुका है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और ये आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा तो किस कदर होगा और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीसीएस में या पूछे जा सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स इसके अंदर कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन 106वां। तो जब हम 106वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है इसके नाम से। तो इसका जो नाम है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अधिनियम, सॉरी कौन सा बिल है या कौन सा संशोधन है, तो वो है 106वां। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि महिलाओं को कितना प्रतिशत या कितना पार्ट जो है वो आरक्षण इसके अंदर दिया गया है। तो 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में और यूटीज में। ठीक है, तो हर जगह यानी कि यहाँ पर पंचायत का ध्यान रखना है कि पंचायत यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है पंचायत। ठीक है, ये आपको ध्यान इसलिए रखना है। देखिए बहुत सारे जो राज्य है वहां पे पंचायत में ऑलरेडी, अगर आपने पढ़ा होगा, ऑलरेडी 1/3 तो है, गिवन है। ठीक है, बहुत सारे राज्यों में 1/3 गिवन है, लेकिन राज्यों की खुद की चॉइस है। कई राज्यों ने 50% तक महिलाओं को दिया है रिजर्वेशन। ठीक है, कईयों ने दिया है, कईयों में अभी तक 1/3 है, कईयों ने 1/3 से 50% कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये ऑलरेडी गिवन था। तो जहां पर ऑलरेडी गिवन होगा तो वहां पर थोड़ी ना कोई संशोधन किया जा रहा है। संशोधन किया जा रहा है लोकसभा, राज्य विधानसभा और यूटीज में, जहां पर कि वुमेन को आरक्षण नहीं था। ओके, नेक्स्ट जो इसका फैक्ट है वो है सेंसस के बाद ही ये बिल व्यवहार में आएगा। यानी कि जो अभी जो नेक्स्ट जनगणना होगी, जनगणना 2001 में हमारी लेटेस्ट थी। ठीक है, 2001 सॉरी 11 में, और अभी जो जनगणना है अभी वो ड्यू है, जो कि बात हो रही है 2026-27 में होने की। तो यानी कि 26-27 में जो जनगणना होगी उससे जो भी आपके डाटा आएंगे कि भाई कितनी जनसंख्या है, और उसी के बाद परिसीमन आयोग भी कार्य करेगा, उसके बाद फिर सीट्स पता लगेगी कि कितनी बढ़ेंगी, परिसीमन आयोग आएगा तो उसके बाद ये लागू होगा बिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट जो है इसका वो ये है कि जो रोटेशन है रिजर्व सीट्स का वो हर डिलिमिटेशन के बाद होगा। तो यानी कि जैसे मान लो अगर 2026-27 में जनगणना हुई है और जो हमारा डिलिमिटेशन या परिसीमन आयोग बना है, गठित हुआ है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है 2028 में। ठीक है, तो उसके बाद जो भी चुनाव होंगे, ठीक है, जो भी चुनाव होंगे उसके अंदर ये व्यवहार में आएगा बिल। तो मान लो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2029 में, राज्यसभा सॉरी विधानसभा या स्टेट्स के जो असेंबली इलेक्शन होते हैं वो इसके बाद किसी भी स्टेट में हो रहे हैं,
2028 के बाद। मान लो आप बात करो हरियाणा की, तो हरियाणा का मान लो 2028 में हो जाता है, तो 2028 में ही ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो फैक्ट्स है वो आपको लर्न करने हैं। 1/3 आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में, राज्य विधानसभा में और यूटीज में। उसके बाद सेंसस के बाद आएगा बिल व्यवहार में। अभी कौन सा सेंसस आएगा? 2026-27। उसके बाद रोटेशन होगी रिजर्व सीट्स की। रोटेशन का मतलब ये होता है कि अभी जैसे कि आपने एसटी और एससी की देखी होगी, तो एससी और एसटी की में सीट्स जो है वो रोटेट नहीं होती है, वो फिक्स रहती है क्योंकि उसी एरिया में वो रहते हैं। लेकिन जो वुमेन है वो तो हर जगह रहेंगी, और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, यानी कि वुमेन के से रिलेटेड है, वुमेन से ही, तो इसलिए वहां पर वो तो हर क्षेत्र में है विद्यमान, तो रोटेट होते रहेंगे। लेकिन कब होंगी? डिलिमिटेशन के जस्ट बाद। अब ये जो चेंजेस हुए हैं वो किन आर्टिकल्स के अंडर हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देखिए 330 ए, 330 आपको याद होगा कि लोकसभा में एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व्ड है ना। एसटी और एसटी एससी और एसटी की जो सीट है वो 330 में रिजर्व्ड है, तो इसका मतलब 330 ए में रिजर्व्ड होगा लोकसभा में वोमेन का। ठीक है, इसी तरह से 332 में हमारे विधानसभा में एससी और एसटी को रिजर्वेशंस मिले हैं, तो यहाँ पर 332 ए में होगा। ठीक है, विधानसभा में। इसके अलावा 239 डबल ए, देखो 239 ए जो है वो कैटर करता है दिल्ली विधानसभा, तो ये दिल्ली में। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने यूटीज लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, बाकी की यूटीज की बात नहीं है यहाँ पे। तो रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली की यूटी को है और कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ दिल्ली को मिला है ये। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो ये मिला है वो मिला है सिर्फ दिल्ली को। ठीक है, सिर्फ दिल्ली को, ये ध्यान रखना है। 1/3 आरक्षण यूटी में अगर बात की जाए तो सिर्फ दिल्ली को ये प्राप्त, मतलब दिल्ली के अंदर ही ये चेंजेस आएंगे। बाकी के यूटीज आपको पता है, 2 और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा क्षेत्र है या विधानसभाएं हैं, तो वहां पर इस चेंज का कोई भी मेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली के जो आर्टिकल है 239 डबल ए, उसमें चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि ये बड़ा, ये नया बना है, डबल ए हो गया ना। 239 ए दिल्ली से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो चेंज आया है वो 239 ए में आया है, जिसमें कि 1/3 जो रिजर्वेशन है महिलाओं को वो दिल्ली में हो गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 334 ए, 334 ए, 334 अगर आपको याद हो कल ही हमने किया था, वो रिजर्वेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कि हर डिलिमिटेशन के बाद ये इफेक्टिव होगा, और सेंसस के बाद, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो रिजर्वेशन है वो किससे रिलेटेड? ये सारे जितने भी हैं ए वाले, इनसे रिलेटेड सारे इफेक्टिव होंगे डिलिमिटेशन और सेंसस के जस्ट बाद। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आपको 106वां संविधान संशोधन अच्छे से समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 89। देखिए आर्टिकल जो 89 है वो बात करेगा हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्योंकि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राष्ट्रपति, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे। तो आर्टिकल 89 बताता है हमें कि वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के, और यही फिर उसके बाद चूज करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन को भी। ठीक है, ये पद पर रहते हुए ही कंडक्ट कराएंगे और डेप्यूटी चेयरमैन को चूज करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 89 में मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल 90 जो है वो बात करता है डेप्यूटी चेयरमैन का जो ऑफिस है उसके बारे में, कि भाई डेप्यूटी चेयरमैन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। और आउटलाइन है कि अगर वैकेंसी, सिर्फ यहाँ पर आउटलाइन की बात है, यानी कि जिक्र किया हुआ है। आउटलाइन का मतलब होता है जिक्र, कि जो वैकेंसी हो जाएगी किसकी, यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होंगे तब वैकेंट हो जाएगी सीट्स, तो क्या होगा, तो यानी कि उसके रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज किसी और वजह से वो अपने पद खाली करते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ पर है आर्टिकल 90 में। आर्टिकल 91 में डेप्यूटी चेयरमैन और जो बाकी और डेजिग्नेटेड पर्सन है, डेजिग्नेटेड पर्सन यहाँ पे अगर मान लो चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है चेयर पर, तो एक पैनल होता है जिसमें कि कई लोग सदस्य बनाए जाते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में वो चेयर कर सके राज्यसभा को।
तो उनके बारे में ये बात हो रही है। तो उनकी ड्यूटीज कि वो चेयरमैनशिप, क्योंकि वो चेयरमैन होंगे उस वक्त, है ना। देखिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे, फिर डेप्टी यानी कि ये चेयरमैन है ना, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, चेयरमैन है, तो ये नहीं होंगे, फिर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है। उस स्थिति में जो पैनल में जो सदस्य होंगे वो चेयरमैनशिप करेंगे, तो उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी उसका मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 92, ना तो चेयरमैन और ना ही उपसभापति, चेयरमैन यानी कि सभापति, सभापति यानी कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ना तो और ना ही डेप्यूटी चेयरमैन जब तक कुर्सी पर बैठेंगे जब तक उनकी पदच्युति की प्रक्रिया हो। इसका मतलब है कि अगर रिमूवल की जो प्रक्रिया है, भाई उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है तो उनको रिमूव किया जा रहा है सदन के द्वारा, तो उस स्थिति में वो चेयर नहीं करेंगे, ठीक है, चेयर नहीं करेंगे। और इवन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो वोट भी नहीं कर सकता, वोट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं है। उसका इलेक्शन या उनका जो इलेक्शन है वो अलग से होता है, वो सदस्य नहीं होते हैं सदन के। जबकि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब वो रिमूवल की प्रक्रिया चलेगी तो जो चेयर नहीं कर पाएंगे ना तो सभापति ना ही उपसभापति, ठीक है। लेकिन जो वोट है वो डेप्यूटी चेयरमैन कर सकता है, क्योंकि वो उपसभापति और वो सदन का सदस्य है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो कि सभापति है वो वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 93। अब हम बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। देखिए आर्टिकल 93 में मेंशन है कि लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चूज करेगी लोकसभा, ठीक है। और इसका इलेक्शन या इसका जो मतदान है वो कौन कराएंगे कंडक्ट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का। स्पीकर का कराएंगे हमारे प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर ही डेट भी डिसाइड करेंगे, और प्रोटेम स्पीकर को कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर जो है वो स्पीकर का मतदान कराता है हाउस में। और उसके बाद जब स्पीकर बन जाता है तो उसको शपथ भी प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है। अब स्पीकर बन गए हैं तो यही जो प्रक्रिया है वो डेप्टी स्पीकर को चूज करने में स्पीकर निभाते हैं, जो कि प्रोटेम स्पीकर स्पीकर के टाइम निभाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 93 जो है आर्टिकल वो बात करता है कि कैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है उसको लोकसभा चूज करती है, तो इस प्रक्रिया के थ्रू करती है, ये मैंने अभी बताया। उसके बाद है आर्टिकल 94। 94 कैटर करता है रेजिग्नेशन और रिमूवल स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का। देखिए लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, वो इस्तीफा भी दे सकते हैं और उनको हटाया भी जा सकता है। तो जब अगर वो एक दूसरे को रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो एक अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो एक दूसरे को ही उनको देना पड़ेगा। अगर अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे रहा है तो वो किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा दे रहा है तो वो किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को, ठीक है। तो एक दूसरे को ये अपना इस्तीफा देंगे, यहाँ पे इस्तीफा एक दूसरे को देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों सीट वैकेंट है तब तब क्या होगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उस सीट को भरे, ठीक है। इससे पहले राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को चुनता है और प्रोटेम स्पीकर जो है वो स्पीकर का चुनाव करता है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना तो स्पीकर है अपनी चेयर पर ना ही डेप्यूटी स्पीकर है, या तो दोनों ने रिजाइन दे दिया या रिमूव हो गए हैं किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा कि वो किसी चेयरमैन को चूज कर ले लोकसभा के लिए, जिससे कि सुचारू रूप से संचालन किया जा सके, ठीक है। आर्टिकल 94 में जिक्र किया हुआ है प्रोसेस का भी, और जो रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा के द्वारा उसके रिमूवल का। और ठीक है, रेजिग्नेशन में तो कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी, भाई रिजाइन करके चला गया बंदा। लेकिन अगर रिमूवल करना है और ये सदन डिसाइड करेगा कि भाई रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाता है, तो उसका जिक्र जो हुआ है वो आर्टिकल 94 में हुआ है प्रोसेस का, ठीक है, सिर्फ जिक्र हुआ है। उसके बाद है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को चुनने की एक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर और जो अभी हमने बात की थी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो वैकेंट है सीट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीकर है उसको भी हम डेप्यूटी स्पीकर ही बोलते हैं। तो जब एब्सेंट है स्पीकर भी और डेप्यूटी स्पीकर भी, तो ऐसे सिचुएशन में भाई लोकसभा का जो सदन है
उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा देश उसी के ऊपर निर्भर है। तो सुचारू संचालन के लिए जरूरी है कि कोई चेयर करे सदन को। तो उसके लिए बिना देरी के प्रेसिडेंट किसी को भी चुन सकता है सदन से, ठीक है। तो एक तरह से ये जो आर्टिकल 95 है वो लोकसभा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि वो किसी को भी स्पीकर बना सकता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 96। 96 में प्रोसीजर है कि हम कि जो सदन है वो किस तरह से रिमूव कर सकता है स्पीकर को और डेप्टी स्पीकर को। तो ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि पहले प्रस्ताव आएगा, फिर उसके बाद मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है, लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा की ही बात हो रही है यहाँ पे, लोकसभा का ही स्पीकर है, उसी का ही चेयरमैन है, एक तरह से स्पीकर है ना लोकसभा का, सदन का। तो सबसे पहले प्रस्ताव पास होगा, रिजोल्यूशन का मतलब होता है हिंदी में प्रस्ताव, प्रस्ताव पास होगा मेजोरिटी के साथ, ठीक है, ऐसे ही नहीं मेजोरिटी। तो जितने भी, लेकिन जो मेजोरिटी है यहाँ पे साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत नहीं बात हो रही है यहाँ पे, साधारण बहुमत की बात हो रही है। लेकिन ये प्रस्ताव पास करने से पहले 14 दिन पहले ही या तो स्पीकर को हटा रहे हैं तो स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को हटा रहे हैं तो इनको पहले से ही इनके इनको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। ये 14 दिन पहले ही क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, जिससे कि ये तैयार रहे। इसके अलावा जब रिमूवल की प्रक्रिया चलेगी तो ये चेयर नहीं करेंगे लोकसभा को, ठीक है, मत दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सदन के सदस्य, ठीक है, मतदान कर सकते हैं लेकिन चेयर नहीं कर सकते, ओके। अब आर्टिकल 97। 97 जो है बात करता है इनके वेतन और भत्तों के बारे में। जो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर है लोकसभा के, और चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, इनको कितना वेतन मिलेगा, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, इसका जिक्र 97 में है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन और भी अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसका कंपैरिजन देखेंगे तो आप और भी बढ़िया तरीके से इसको याद भी कर सकेंगे और मजा भी आएगा पढ़ने में। देखिए, जो चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का, तो वो किस तरह से होता है। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो क्योंकि ये मेंबर होता है लोकसभा का तो वो लोग ही चुनाव करेंगे, लेकिन चुनाव के लिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है, और शपथ भी यही दिलाता है, शपथ भी प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है। तो जो मेंबर है लोकसभा के, उनके बीच में जो चुनाव कराया जाता है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा कराया जाता है, और जो कैंडिडेट जीत जाता है उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो भी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो डेट डिसाइड होती है कि किस दिन ये इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन की डेट जो है वो प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये दोनों क्योंकि डिफरेंट आ गए ना, यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाता है और इलेक्शन कराता है, लेकिन जो डेट डिसाइड होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो भी क्योंकि लोकसभा का ही मेंबर है, ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही उनका इलेक्शन किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कराता कौन है, स्पीकर, और डेट का निर्धारण भी कौन करेगा, स्पीकर। अब यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य है वो यहीं पे खत्म हो गया, स्पीकर जैसे ही चूज हुआ, जैसे इलेक्ट हुआ, वो खत्म हो गया उसका काम। प्रोटेम स्पीकर अब स्पीकर की पोजीशन पे नहीं रहेगा। अब कौन आ गया स्पीकर की पोजीशन पे, स्पीकर आ गया। अब स्पीकर सारे काम कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल भी खत्म हो जाता है, स्पीकर को चूज करते हैं, तो अब सारे काम उपाध्यक्ष से रिलेटेड स्पीकर कराएगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन सभापति है राज्यसभा का, तो इनको तो कोई चुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। जबकि उपसभापति की बात की जाए तो ये बिल्कुल लोकसभा के उपाध्यक्ष की तरह ही होगा इसका चुनाव। एक तो ये राज्यसभा का ही मेंबर होगा, ठीक है, और राज्यसभा का मेंबर होने की वजह से इसको इसका जो इलेक्शन होगा वो सभापति ही करेंगे, और डेट का निर्धारण भी सभापति ही करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके कार्यकाल की कि कितने दिनों तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो मान लो आज 2024 में चुना गया है, तो जो नेक्स्ट 2029 की जो पहली बैठक होगी, भाई 2029 में दोबारा से लोकसभा के चुनाव होंगे, तो पहली जो बैठक है वो होगी, तब तक वो अपनी सीट पर रहेंगे।
फिर वहां पर प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा ना पहली बैठक में। तो तब तक जितने भी कार्य हैं लोकसभा से रिलेटेड उनको कंडक्ट ये स्पीकर करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। और इसीलिए जो ये पद है वो सत्ता पार्टी या जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास होता है, ठीक है। अब लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो कब तक रहेगा अपने पद पर, वो रहेंगे लोकसभा के भंग होने तक, ठीक है। जब लोकसभा भंग हो जाएगी, खत्म, ठीक है, वो पहली बैठक, दूसरी बैठक, अगली बैठक, इसका कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब तक वो मेंबर है ना, जब तक वो मेंबर है किसका, लोकसभा का, तब तक। यहाँ पे देखो लोकसभा का मेंबर भी नहीं है, नेक्स्ट में तो नहीं, जरूरी तो नहीं कि वो होगा ही मेंबर, है ना। तो लेकिन वो पहली बैठक तक इसका सदस्य रहेगा, सॉरी ये इस पद पर रहेगा। लेकिन लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो जब तक मेंबर रहेगा तब तक, या लोकसभा के भंग होने तक, ओके। उसके बाद आता है राज्यसभा के सभापति। ये 5 वर्ष के लिए रहेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, इनका तो टेन्योर फिक्स है, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और उपसभापति का भी सेम है कि जब तक वो सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 6 साल के लिए सदस्य होते हैं, लेकिन कई बार वो बीच में से भी निकल जाते हैं, है ना। फिर कई बार वो दोबारा भी चुने जाते हैं, तो भी हो सकता है वो 12 वर्ष के लिए भी हो सकते हैं। तो जब तक वो सदस्य है तब तक वो उपसभापति रहेंगे, लेकिन बीच में क्योंकि गैप आ जाता है, चुनने के बाद दोबारा से चुनाव होते हैं, तो बीच में से वो कड़ी टूट जाती है, तो जरूरी नहीं कि वो 12 वर्ष तक के लिए लगातार रहे, वो दोबारा से चुने जाए, वो एक अलग बात है। उसके बाद है रिमूवल। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका जो रिमूवल है वो या तो रेजिग्नेशन देंगे, इस्तीफा देंगे, है ना, या तो वो इस्तीफा देंगे। तो जब वो इस्तीफा देंगे, किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, या फिर उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा, कोई रिजोल्यूशन पेश किया जाएगा, कहाँ पे, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी लोकसभा में ही होगी। और नोटिस 14 दिन पहले देना पड़ेगा, यानी कि उनको पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा नोटिस के थ्रू कि आपको हटाया जा रहा है। फिर वो प्रस्ताव जो है वो मेजोरिटी, साधारण मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा लोकसभा से, तब उनका रिमूवल या उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, ओके। अब लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका जो रेजिग्नेशन होगा वो किसको कैटर करेंगे, सॉरी किसको देंगे, वो अध्यक्ष को देंगे। और बाकी की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल वैसे की वैसे, के प्रस्ताव होगा तो वही 14 दिन में नोटिस उनको देना पड़ेगा 14 दिन पहले, और रेजोल्यूशन होगा साधारण बहुमत से उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है राज्यसभा के सभापति, यानी कि वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। प्रस्ताव इनको भी 14 दिन पहले ही आ जाएगा, लेकिन इनका जो रिमूवल है वो दोनों सदनों से होगा भाई, क्योंकि देखो ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है, ठीक है। बेशक प्रस्ताव राज्यसभा में पहले आएगा क्योंकि ये वहां के सभापति है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो पास दोनों सदनों से होना जरूरी है, साधारण मेजोरिटी से पास हो जाएगा। तो आर्टिकल 67 बी के अंडर ये प्रक्रिया है कि दोनों सदन से पास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि दोनों सदन से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, और इनका रिमूवल हो जाएगा। तो इसका मतलब इम्पीचमेंट नहीं होती है इनके उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट होगी, एससी या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो होते हैं हमारे, उसमें भी इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें भी इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट में, सिंपल मेजोरिटी से दोनों सदनों से उनका रिमूवल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं उपसभापति जो राज्यसभा के हैं, उनका रिमूवल या तो वो रिजाइन करेंगे, अब वो किसको करेंगे, सभापति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। उनका भी प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में लाया जाएगा, 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है शक्तियों की। देखिए बाकी की सारी शक्तियां, चाहे वो राज्यसभा के सभापति हो, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो या स्पीकर हो, सेम है। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है ना, ये सारी शक्तियां अध्यक्ष को है, सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के पास, यानी ये एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, ये एक्स्ट्रा है राज्यसभा से, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति से एक्स्ट्रा इनको है। तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा है, एक तो जो लोकसभा की अध्यक्षता तो ये करते ही हैं, और अध्यक्षता करते वक्त ये ही डिसाइड करेंगे कि मनी बिल कोई बिल है या नहीं है।
अगर इन्होंने कहा कोई भी बिल, कोई साधारण बिल को भी अगर इन्होंने मनी बिल बोल दिया तो वो मनी बिल ही माना जाएगा। ठीक है, तो मनी बिल के बारे में हम काफी अच्छे तरीके से या डिटेल में बताएंगे जब इसका आर्टिकल आएगा 110। ठीक है, तब बताएंगे। अभी अगर मैं बताऊंगी तो फिर भटक जाओगे आप और आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा बाद में। ओके, तो एक तो ये शक्ति है मनी बिल को डिसाइड करने की। उसके अलावा यानी कि किसी भी बिल को वो बता सकता है। उसके बाद जो दल बदल का जो निर्णय है कि भाई किसी मेंबर का दल बदल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका निर्णय भी लोकसभा के स्पीकर के पास है। निर्णायक मत भी अगर मान लो टाई हो जाता है किसी बिल में, मान लो यहाँ पे पक्ष है उस बिल के बारे में और यहाँ पे विपक्ष है और दोनों की सेम वोटिंग हो जाती है, मान लो यहाँ इस बिल को यहाँ भी 50 वोट्स मिल गए, यहाँ भी 50 मिल गए, तो ये टाई ब्रेकर का काम कौन करेगा? स्पीकर। या तो वो इधर दे देगा वोट या इधर दे देगा, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, तो समझ आ गया निर्णायक मत का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं वो भी स्पीकर महोदय करते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं कई। तो जैसे कि बात की जाए फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी कि वित्त समितियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो या ज्वाइंट कमिटीज हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उनके जो अध्यक्ष की नियुक्तियां हैं वो कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, उसके बाद जो ज्वाइंट सीटिंग है, तो ज्वाइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता है, ज्वाइंट सीटिंग यानी कि मान लो कोई ऐसा मुद्दा हो जो बिल है वो पास नहीं हो रहा है, या वो पास करने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो दोनों सदनों में जो मनमुटाव है या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है या कुछ भी मान सकते हो, इस तरह से बिल को पास कराने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट कराया जाता है जब प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एक वो दोनों को आह्वान करते हैं कि एक ज्वाइंट सीटिंग लेते हैं, यानी कि दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। तो उस सिचुएशन में जो अध्यक्षता की जाती है वो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। उनकी एब्सेंस में राज्यसभा के सभापति करेंगे, सभापति नहीं उपसभापति करेंगे, क्योंकि कोई जब अध्यक्षता करता है ऐसी ज्वाइंट सीटिंग की तो मेंबर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले या तो स्पीकर करेंगे या फिर उपसभापति करेंगे राज्यसभा के उनकी एब्सेंस में। ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग में भी ये अध्यक्ष होना बड़ी बात है। तो ये प्लस पॉइंट भी स्पीकर के साथ जाता है, यानी कि इसके इनके पास एक्स्ट्रा शक्ति है। उसके बाद ये संसदीय प्रतिनिधि भी यही होते हैं, स्पीकर। ठीक है, तो ये सारे इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं स्पीकर के पास, जो कि लोकसभा के स्पीकर के पास है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के पास ये शक्तियां नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुपस्थिति में। अगर अनुपस्थिति है अध्यक्ष की या उपाध्यक्ष की या सभापति की या उपसभापति की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर देखिए स्पीकर अनुपस्थित है तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करेगा। अगर दोनों ही एब्सेंट है तो 10 सदस्यों का एक पैनल होता है, बनता है। उनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होगा या उनमें से जो भी आना चाहेगा या करना चाहेगा, या एक उसका भी सीक्वेंस होता है, एक इसकी भी हायरार्की होती है, उससे निकाल कर वो चेयर करेंगे। ठीक है, उन 10 में से कोई भी करेगा ऐसा नहीं है, उनका भी एक हायरार्की सिस्टम होता है, उसके द्वारा चेयर किया जाएगा लोकसभा को। सिमिलरली राज्यसभा में भी ऐसे है, या तो चेयरमैन चेयर करेगा, वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन, वो भी एब्सेंट है तो वहां पर भी कुछ सदस्यों का पैनल होता है, वो चेयर करेंगे। उसके बाद अगर खाली है पद, उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वहां पर खाली है, ठीक है, उपाध्यक्ष भी खाली है, तो राष्ट्रपति कोई भी अस्थायी अध्यक्ष को कर देंगे चेयर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ उपसभापति को भी चेयर कर देंगे राष्ट्रपति, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में राष्ट्रपति ही सेलेक्ट करेंगे कि कौन उनका अध्यक्ष या चेयर करने वाला होना चाहिए। ओके, उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्पीकर्स के बारे में। अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला जो अध्यक्ष पद है वो 1919 में सबसे पहले आया था। 1919 का एक्ट आपको याद होगा। ठीक है, तो ये था मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में लोकसभा का अध्यक्ष पद। और क्योंकि 1919 में ही क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, 1921 में सबसे पहले बैठी थी हमारी सभा, तो उसमें अध्यक्ष पद किन्होंने संभाला था? फ्रेडरिक वाइट ने, वाइट। ठीक है, फ्रेडरिक वाइट। और जो उपाध्यक्ष थे वो एस सिन्हा थे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो है वो हमारी जो फर्स्ट स्पीकर है वो बने
जीवी मावलंकर। और सर्वाधिक कार्यकाल की बात की जाए तो बलराम जाखड़ जी ने सबसे ज्यादा इस पद पर अभी तक अपना टाइम दिया है। ठीक है, तो सर्वाधिक कार्यकाल या लंबा कार्यकाल किनका रहा है? बलराम जाखड़ जी का। प्रथम महिला स्पीकर जो रही है वो है मीरा कुमार। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान स्पीकर जो है लोकसभा की वो है ओम बिरला। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी बताया कि प्रोटेम स्पीकर जो है उनको कौन अपॉइंट करेगा, चूज करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये कौन हो सकते हैं? सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, यहाँ पर सीनियर मोस्ट का मतलब उम्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। सीनियर मोस्ट का मतलब उम्र नहीं है। जो जितनी बार सबसे ज्यादा बार लोकसभा में आया है, जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है लोकसभा में, उसको सीनियर मोस्ट माना जाएगा। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि उनको लगता है जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है उसको माना जाता है, ऐसा नहीं है। जो शपथ है वो भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर को। और जो प्रोटेम स्पीकर का जो एक तरह से कहा जाए ये रिचुअल है, वो कौन से देश से हमने लिया है? फ्रांस। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कई बार आया है और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, उनको समझ में नहीं आता, वो ज्यादातर ब्रिटेन से ले लेते हैं इसको। ब्रिटेन नहीं है, आंसर इसका है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने रिचुअल अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो जो प्रोटेम स्पीकर है उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है शपथ दिलाना और चुनाव करना स्पीकर का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो हम करेंगे उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति से रिलेटेड। जो फर्स्ट हमारे उपसभापति रहे हैं राज्यसभा के, उनका नाम था एसवी कृष्णमूर्ति। और इन्हीं का ही लॉन्गेस्ट टेन्योर भी रहा है, यानी कि सर्वाधिक काल के लिए यही रहे हैं एसवी कृष्णमूर्ति, फर्स्ट भी और सबसे ज्यादा टाइम भी इन्होंने बिताया राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर, एसवी कृष्णमूर्ति ने। ध्यान रखना है, देखो कृष्ण जी हैं जिन्होंने उपसभापति का रोल निभाया और सबसे ज्यादा टाइम तक भी इन्होंने ही संभाला है। जो फर्स्ट वुमेन उपसभापति रही है उनका नाम है वी अल्वा। ठीक है भाई, इनके अलावा कौन ही होगा, ऐसे याद रख सकते हो। वर्तमान की बात की जाए तो हरिवंश नारायण जो थे, ये थे नहीं मतलब है, ये अभी भी हैं, तो ये हमारे उपसभापति हैं। अगर हम प्रतिभा पाटिल जी का नाम लगाए कि अल्वा के बाद एक जो दूसरी महिला रही है इस पद पर, सिर्फ प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। वैसे नजमा हेपतुल्ला भी रही हैं लेकिन वो कम टाइम के लिए रही है, लेकिन प्रतिभा पाटिल जी जो रही हैं वो 1986 से 88 तक रही हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लगा सकते हो इसके साथ। उसके बाद आती है बात उपाध्यक्ष की। जो लोकसभा के उपाध्यक्ष सबसे पहले रहे हैं एम आयंगर। देखो बहुत आसान है याद रखना कि आयंगर जो है वो उपाध्यक्ष रहे हैं पहले, और मावलंगर जो है वो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट उपाध्यक्ष रहे हैं वो स्वेल रहे हैं, स्वेल याद रखना, स्वेल। और जो लास्ट यानी कि इसका मतलब ये कि अभी जो हमारे, अगर कोई पूछा जाए कि अभी या वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है भाई उपाध्यक्ष? भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो जो लास्ट रहे हैं वो रहे हैं एम थम्बी दुराई, जो कि 2014 से 19 के बीच में रहे हैं। तो 19 के बाद से उपाध्यक्ष कोई है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और, एक फैक्टर बता देती हूँ, जो अध्यक्ष पद होता है ना, वो एक तरह से अभी तक, एक तरह से मतलब ये ट्रेडिशन रहा है हमारा कि जो अध्यक्ष पद रहा है ये सत्ता पार्टी या सत्ता पक्ष का रहता है। ठीक है ना कोई सदस्य सत्ता पक्ष के द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष का पद जो दिया जाता है वो विपक्ष को दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इस इन दोनों की ये जो शर्त है ये कहीं संविधान में मेंशन नहीं है, बट ये एक तरह से एक ट्रेडिशन की तरह से, एक कन्वेंशन की तरह से इसको फॉलो किया जा रहा है हमारे सदन के द्वारा, कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सारे फैक्ट्स इसमें कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाली क्लास है ये। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसे नेक्स्ट 97 के बाद के आर्टिकल्स कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। और हो सकता है कुछ और भी एक आधी चीज, जैसे आज हमने 106वां संविधान संशोधन यहाँ पे मेंशन किया है, इसी तरह से धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ रेलेवेंट चीजें जोड़ती जाऊंगी मैं जो आपके काम की है। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास, जो आपने अपना टाइम दिया उसके लिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।